हेलो गाइस, आज के सेशन में 26 से 29 जून 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। कुछ घटनाएं 26 जून से पहले की भी है, जिसे मैंने आज के एपिसोड में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार निम्न में से दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, वियना। दुनिया के रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को शीर्ष स्थान दिया गया है। दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स की 140 शहरों की सूची में वियना को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के शहरों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली जहां 112वें स्थान पर है, तो वहीं मुंबई 170वें पायदान पर। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को तो विश्व में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है, यानी वो निम्नतम पायदान की श्रेणी में मौजूद हैं। इस सूची में सबसे नीचे सीरिया की राजधानी दमिश्क को स्थान दिया गया है। इन शहरों की रैंकिंग किस आधार पर की गई है, तो ध्यान रहे, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता, शिक्षा, अपराध और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है। रहने योग्य शहरों में जहां शीर्ष स्थान वियना को मिला है, तो वहीं दूसरे स्थान पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है तथा तीसरे स्थान पर दो शहर संयुक्त रूप से मौजूद हैं। यह है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और दूसरा कनाडा का कैलगरी। इन दोनों शहरों को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। किस वैश्विक ब्लॉक ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आरंभ करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, G7 यानी ग्रुप 7। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 यानी ग्रुप 7 के अन्य नेताओं ने जर्मनी में स्लॉस एल्माउ, ध्यान रहे, स्लॉस एल्माउ जर्मनी का वो शहर है जहां G7 का आयोजन किया गया है, में अपनी वार्षिक सभा में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को आरंभ करने की घोषणा की है। एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा G7 समिट के दौरान। कहां पर? जर्मनी के स्लॉस एल्माउ में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में, लैटिन अमेरिकी देशों में बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने के लिए 5 वर्षों में $600 बिलियन जुटाना। यह मुख्य उद्देश्य है। चीन की जो रणनीति रही है दुनिया के गरीब देशों को अपने जंजाल में फंसाकर उस पर नियंत्रण स्थापित करना, तो इसकी काट में यह योजना आरंभ की जा रही है। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि G7 दुनिया के सर्वाधिक रईस देशों का, जो सबसे संपन्न देश भी हैं, उनका संगठन है। इन 7 देशों में शामिल है अमेरिका और कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका से हैं, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली यूरोप से और जापान एशिया से। ये 7 देशों का एक समूह या संगठन है और प्रतिवर्ष ये बारी बारी से सदस्य देशों में अपनी मीटिंग या अपने सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष की विशेषता यह है कि जर्मनी ने भारत के प्रधानमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया है इस बैठक में। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को 21 मई 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। वर्तमान समय में रुचिरा कंबोज भूटान में भारत की राजदूत के पद पर कार्यरत है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रहे कि रुचिरा कंबोज भूटान में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला राजदूत भी हैं। वो भारतीय विदेश सेवा यानी IFS इंडियन फॉरेन सर्विस की 1987 बैच की अधिकारी हैं। पूर्व में भी रुचिरा 2002 से 2005 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर चुकी। जी हाँ, ये पूर्व में भी परामर्शदाता के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्य कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के बारे में, फिर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, मध्य पूर्व संकट इत्यादि सहित कई राजनीतिक विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। रक्षा मंत्रालय ने देश के कितने स्थानों पर BRO कैफे स्थापित करने की घोषणा की है?
दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 75 रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन के साथ सीमा सड़कों के विभिन्न वर्गों पर जल्द ही बीआरओ कैफे खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत कुल 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे खोले जाएंगे। इनमें अरुणाचल प्रदेश में 19, हिमाचल प्रदेश में 7, असम में 2, लद्दाख में 14, जम्मू कश्मीर में 12, उत्तराखंड में 11 और राजस्थान में 5 बीआरओ कैफे स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, पंजाब और मणिपुर में भी सड़कों के किनारे ऐसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जो कैफे खोले जाएंगे जिसका नाम बीआरओ कैफे है, इससे पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं और आराम प्रदान की जा सकेंगी और इसके लिए उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्थापना से सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। यह मुख्य उद्देश्य बीआरओ कैफे की स्थापना के पीछे। प्रश्न है कि बीआरओ कैफे में कौन सी सुविधाएं शामिल होंगी? तो इसमें जो सुविधाएं दी जाएंगी इसके अनुसार 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी, पुरुषों, महिलाओं और विकलांगों के लिए टॉयलेट, फूड प्लाजा और रेस्तरां की स्थापना होगी। साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा कक्ष भी यहां पर स्थापित किए जाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी बीआरओ कैफे में। अगला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर बीआरओ कैफे का निर्माण कौन करेगा? जो भी सुविधाएं यहां प्रदान की जाएंगी ये कैसे होंगी? तो दोस्तों इसका निर्माण एजेंसियों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में की जाएगी और लाइसेंस के आधार पर किया जाएगा। ये एजेंसियां बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधाओं का यहां पर डिजाइन करेंगे, इनका निर्माण और संचालन करेंगे। ये सारी सुविधाएं बीआरओ के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी। दोस्तों आइए जानते हैं सीमा सड़क संगठन के संबंध में। सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षिप्त रूप में बीआरओ के नाम से हम इसे जानते हैं, यह एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। यह अब भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है। साथ ही साथ बीआरओ भारत के अलावा भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मित्र पड़ोसी देशों में भी सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव में कार्य या सहयोग दे रहा है। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन, जी हां, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। जिन लोगों के सही आंसर होंगे उनके नाम अगले एपिसोड में बताए जाएंगे। दोस्तों बीआरओ के संबंध में एक और तथ्य ध्यान रखें कि वर्तमान में यह भारत के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है, इन सभी स्थानों पर बुनियादी ढांचा निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है या इनके द्वारा निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 27 जून को। दोस्तों 27 जून को प्रत्येक वर्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम अर्थात एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके? तो ध्यान रहे कि वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व में आर्थिक विकास और सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके लिए एमएसएमई के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच इस बात के लिए उसे प्रेरित करना कि इसके द्वारा ही वैश्विक आर्थिक विकास में काफी मदद मिल रही है, ना कि बड़े उद्योगों की स्थापना से। तो अब ये कब से स्थापित या इसे मनाया जा रहा है यह दिवस? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ध्यान रखिएगा, कि 2017 में यह दिवस घोषित किया था और तब से यह प्रतिवर्ष मनाए जा रहे हैं। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-24, जी हां, GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण निम्न में से किस स्थल से किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी कोडू अथवा कोडू, फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा, जी हां, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया है। किंतु ध्यान रहे ये भारत में श्रीहरिकोटा से नहीं किया गया है। इसका प्रक्षेपण यानी इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण कोडू प्रक्षेपण केंद्र, फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका से किया गया है। कब? 23 जून 2022 को। ध्यान रहे फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका,
दोस्तों प्रश्न ये है कि इस सैटेलाइट का उपयोग कौन करेगा। तो ध्यान रहे कि डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले, जो पहले टाटा स्काई के नाम से जानी जाती थी, को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है और यह क्षमता NSIL ने टाटा प्ले को लीज पर दी है। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद हुसैनी के अनुसार जुलजना रॉकेट की कुल लंबाई 25.5 मीटर है और यह रॉकेट 220 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। ईरान के इस रॉकेट प्रक्षेपण से पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह के द्वारा आंकड़े इकट्ठा करने और ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगी। दोस्तों जुलजना नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।